हाँ देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ईएएन नंबर, ईएएन नंबर हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? इससे हम स्टेबिलिटी निकालते हैं, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है ईएएन नंबर से निकालते हैं। तो देखिए, एक फार्मूला होता है ईएएन इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, जेड माइनस नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, जेड इंटू ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। और जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, और जेड होता है एटॉमिक नंबर उस सेंट्रल मेटल का। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, FeCN6 3 माइनस, FeCN6 3 माइनस। यहां पर ईएएन नंबर फाइंड आउट करना है, तो Fe का जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 माइनस, इस पूरे में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, Cn का -1 होता है, 6 Cn है तो -6 हो गया। ये इक्वल के राइट साइड जाएगा तो फिर +6 हो जाएगा, और इधर -3 है तो +3 बचेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्लियर, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, जितने लिगेंड हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो Cn 6 है, 6 Cn या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब जरा बताइए ये कैलकुलेशन कितना आया, कौन बताएगा? 26 माइनस 3, 23 प्लस 6 2 जा 12, कितना आया? कितना आएगा? 35। 35, गुड, 35। सभी को क्लियर दिख रहा है बेटा? देख पा रहे हो आप लोग अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ईएएन नंबर कितना आया 35, क्लियर। ये ईएएन नंबर से हम क्या निकालते हैं, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ईएएन नंबर से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी मोर स्टेबल है कि नहीं है। तो आपको पता है 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है? एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन का, क्लियर। ये किसी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर तो नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NiCO4, NiCO4, इसका EN नंबर जरा निकालिए बेटा, क्या होगा? निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, निकल का एटॉमिक नंबर 28, क्लियर। और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? CO कैसा लिगेंड है, हमने आपको बताया था पहले कल। CO कैसा लिगेंड है, टाइप्स ऑफ लिगेंड में बताया था, न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है।
तो -0 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड लगे हैं 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 36 अब ये कितना आएगा आंसर 36 36 EAN कितना आया 36 36 ये बताइए बेटा 36 किसका होता है एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन ये नोबल गैस का है हाँ हाँ तो इसलिए जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का EAN नोबल गैस के साथ मैच कर जाए वो कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है किसका है क्रिप्टॉन का ठीक है तो अगर ये दो कंपाउंड हैं एक FeCN6 3- एक NiCO4 इनमें मोर स्टेबल कौन सा है कैसे निकालेंगे ये कैसे निकालेंगे EN नंबर से निकालेंगे और NiCO4 वाला स्टेबल है टेबल है रेदर देन FeCN6 3- से आगे बात समझ में बेटा तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए हम EAN नंबर का यूज करते हैं इसी तरीके से FeCO5 FeCO5 कंपाउंड है इसका आप लोग जल्दी से हमें निकाल के बताइए EAN नंबर कितना होगा जल्दी से बताइए EAN नंबर कितना होगा 36 36 होगा कितना होगा 36 और 36 किसका होता है क्रिप्टॉन का क्लियर तो ये दोनों 36 वाले एक्स्ट्रा स्टेबल है कैसे हैं एक्स्ट्रा स्टेबल है नोट कर लिया सभी ने नीचे एक पॉइंट लगा करके लिखिए नीचे एक पॉइंट लगा के लिखिए the extra stability of metal carbonyls the extra stability of metal carbonyls ये मेटल कार्बोनिल है CO4 CO5 मेटल कार्बोनिल है the extra stability of metal carbonyls is explained by the synergic bonding कल बताया था synergic bonding से the extra stability of metal carbonyls is explained by the synergic bonding by the synergic bonding किसके पास तो साउंड आ रही बेटा कट 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 की क्या यार तुम लोग गलत बात है नोट कर लिया हाँ सर हाँ अब आप एक काम करिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए इनका आप लोग करके हमें कल बताइएगा ठीक है होमवर्क के लिए लिख लीजिए K4FeCN6 नोट करिए K4FeCN6 सेकंड CuNS3 का होल 4 CuNS3 का होल 4 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड SO4 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड SO4 नेक्स्ट थर्ड लिखिए CU नहीं CO कोबाल्ट
CONH3 का होल 6 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज बाहर Cl3 तीन क्लोरीन है। CONH3 का होल 6 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज बाहर Cl3। नेक्स्ट K2 PTCl6। ये K2 जो है वो कैपिटल ब्रैकेट के पहले लिखा जाएगा बेटा दोनों में। K2 ब्रैकेट के अंदर PTCl6, K2 बाहर होता है। नेक्स्ट कैपिटल ब्रैकेट में Cr C2O4 का होल थ्राइस, K3 कैपिटल ब्रैकेट में Cr C2O4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट K3 कैपिटल ब्रैकेट में FeCN6 FeCN6। नेक्स्ट K2 कैपिटल ब्रैकेट में HgI4 HgI4। नेक्स्ट कैपिटल ब्रैकेट में AgNH3 का होल ट्वाइस कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड Cl क्लोरीन Cl। सर AgNH3 का होल ट्वाइस। हाँ, AgNH3 का होल ट्वाइस कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड और Cl क्लोरीन। थैंक यू। लिखा? हाँ सर। अब देखिए एक हेडिंग ये हो गया। आप होमवर्क में EN फाइंड आउट करेंगे सब। अगर हम इधर फाइंड आउट करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है बेटा, यही सेम कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट एक हेडिंग डालिए चिलेट कॉम्प्लेक्स। चिलेट कॉम्प्लेक्स Chillet complex and chilation effect. Chillet complex and chilation effect. देखिए जैसा कि हमने आपको अभी डेंटिसिटी के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बहुत सारे बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, याद आ रहा है? बाइडेंटेड लिगेंड में एक लिगेंड था EN, क्लियर, इथाइलिन डाइमाइन। ये क्या है? जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो चिलेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। चिलेशन मतलब होता है रिंग, साइकिल। एक देखिए CuEN का होल ट्वाइस 2+। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए CuEN का 2+, CuEN का होल ट्वाइस 2+। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए Cu बीच में लगाएंगे, एक इधर EN, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इधर EN, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये कोऑर्डिनेट। ये बात आ रही बेटा समझ में? ये बात आ रही समझ में? हाँ सर। हाँ, तो देखिए इसने दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये एक क्लोज साइकिल रिंग बन गई। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू द चिलेशन इफेक्ट।
ये बात आई समझ में बेटा? हाँ सर। हम इसको अगर इसी कंपाउंड का अगर हम आपको अच्छे से दिखाएं तो देखिए, ये CU होता है, ये 4 क्वाड है, इधर होता है EN इथाइलिन डाइमाइन CH2 NH2, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH2, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया बेटा? इस तरीके से इधर भी CH2 NH2 NH2, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, ये हो गया। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ये एक ही बात होती है। EN लिखिए या फिर इथाइलिन डाइमाइन पूरा ऐसा करके लिख लीजिए आप, तो ये क्लोज रिंग बन जाती है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, ये कोई भी स्क्वायर नहीं होता है एक्चुअली में, ये सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। ये कोई बॉन्ड नहीं है ऐसा, ये डॉट डॉट कर सकते हो तो और अच्छा है। ये वो कोई ठीक से बॉन्ड दिख नहीं रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा? वो मतलब नीचे ब्लर वाला। दिख रहा है। हाँ धुंधला दिख रहा है? हाँ। अच्छा, ये स्क्वायर आपको दिख रहा है? दिख रहा है बट ठीक से नहीं दिख रहा। अच्छा सर ठीक है। ब्लर दिख रहा है, ब्लर। अभी देखो इस स्क्वायर में क्या करेंगे हम, ये कोई बॉन्ड नहीं होता, ये जो स्क्वायर बना है ना, स्क्वायर कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, ये बात समझ लीजिए। ठीक है बेटा? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। हेडिंग डालिए। डाला बेटा? नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम मेटल एटम को लिखते हैं, फिर हम एनायनिक लिगेंड को लिखते हैं। नोट कर लीजिए बात बेटा। सबसे पहले हम मेटल एटम को लिखते हैं, फिर एनायनिक लिगेंड को लिखते हैं, फिर कैटायनिक लिगेंड को लिखते हैं। ये बात आई समझ में? सेकंड थिंग, अगर न्यूट्रल लिगेंड ही सपोज दैट एक से ज्यादा लगे हुए हैं, या एनायनिक लिगेंड एक से ज्यादा लगे हुए हैं, तो हम इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल H2O और NH3 है, तो किसको पहले लिखेंगे? न्यूट्रल लिगेंड है। H2O और NH3 में हम H2O को पहले लिखेंगे, बिकॉज H पहले आता है अल्फाबेटिक में, N बाद में आता है। ये बात आई समझ में? H2O और NH3 में H2O को पहले लिखेंगे क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड हैं, पर H पहले आता है और N बाद में आता है। और H2O का नाम लिखेंगे एक्वा और NH3 का नाम लिखेंगे अमाइन, और इस अमाइन में डबल M बनाते हैं। अमाइन में डबल M बनाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
नाम क्या है कैपिटल ब्रैकेट के अंदर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा है, क्योंकि कैपिटल ब्रैकेट से ही तो पता लगता है कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल ब्रैकेट से ही पता लगता है ये कॉम्प्लेक्स है। तो जो चीज कैपिटल ब्रैकेट के पहले लिखी होगी उसको हम सबसे पहले स्टार्ट में लिख देंगे, और जो चीज कैपिटल ब्रैकेट के बाद में लिखी होगी उसको हम पूरा नाम लिखने के बाद सबसे लास्ट में ही लिखेंगे। और ऊपर अगर कोई चार्ज लगा है, जैसे ये चार्ज लगा है, तो उसको हम आयन के रूप में लिखते हैं, आयन, लास्ट में आयन। सेकंड थिंग ये है कि अगर कैपिटल ब्रैकेट के पहले कोई मेटल लगा है, जैसे K3, K2, भी बहुत सारे नाम आपको बताए हैं, तो हम सेंट्रल मेटल के साथ 8 वर्ड यूज करते हैं, लास्ट में 8। जैसे कोबाल्ट होता और उसके पहले K3 लगा है तो कोबाल्टेट यूज करेंगे। और अगर ऊपर पावर में माइनस लिखा हुआ है तो भी हम उसको 8 लगाएंगे। इन दो चीजों को ध्यान रखिए, 8 कब कब लगाते हैं। ओके चलो। 8 कब कब लगाते हैं, ये बात आई समझ में बेटा। चलिए अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, अभी पहले लिखा चुके हैं इससे पहले। AgNH3 का होल ट्वाइस Cl दिख रहा है, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड बेटा दिख रहा है, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl दिख रहा है सर। हाँ, तो इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले लीगेंड लिखेंगे, एक ही लीगेंड है, न्यूट्रल है और एक से ज्यादा है नहीं, तो कितने हैं 2, तो लिखेंगे डाई अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई अमाइन। डबल एम बनाया, देखिए आप लोग, डबल एम बनाया, डाई अमाइन। सिल्वर, अब यहां पर Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, NH3 का 0 होता है, एक जो Cl बाहर लगा उसकी वजह से +1 होगा, तो ये हम रोमन में लिख देंगे 1, रोमन में 1 लिख देंगे, ठीक है। और अब हम CHLORID क्लोराइड आया समझ में, डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड। आ रहा समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये आप लोग करके बताएंगे, देखिए K3 FeCN6 दिख रहा, K3 FeCN6, इसका आप लोग नाम बताएंगे। बोलिए बेटा। नाम दिख रहा है K3 FeCN6, तो सबसे पहले जो कैपिटल ब्रैकेट के पहले K लगा है उसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम,
लिखिए पोटेशियम, फिर लिगेंड का नाम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, 6 है CN तो हेक्सासाइनो। और Fe, तो हमने क्या बताया था, जब कैपिटल ब्रैकेट में पहले कोई मेटल लगा तो 8 लिखते हैं, इसलिए फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट। Fe का ऑक्सीजन +3, तो क्या हो जाएगा, रोमन में ब्रैकेट के अंदर +3 लिख देंगे। आई बात समझ में? CuNH3 का होल 4 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज SO4, बताइए क्या होगा इसका नाम? क्या होगा इसका नाम? मानसी बोलो बेटा। बोलो, कोई तो बोलो। यहां पर देखिए टेट्रा अमाइन कॉपर, यहाँ क्यूपरेट नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं मेटल लगा हुआ है। टेट्रा अमाइन कॉपर, और इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सेकेंड, 2 है ऑक्सीडेशन नंबर, निकालना आपको आता होगा। टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड, और लास्ट में SO4 है तो सल्फेट। टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। क्लियर? और बाकी बहुत सारे नाम आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, 40-50 नाम दिए हैं, वहां से आप करिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कल हमसे पूछिएगा, ठीक है? बहुत सारे नाम आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, आप लोग वहां से करिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कल आप हमसे पूछिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक ये IUPAC हो गया, प्रैक्टिस के लिए है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं वो हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। क्या है आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म 2 टाइप का, स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बहुत सारे पार्ट हैं। देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकेंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है थर्ड लिंकेज, लिंकेज या सॉल्ट लाइक आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 ही पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
दिख रहा है बेटा? यहां पर हम देखिए एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कैपिटल ब्रैकेट के अंदर और कैपिटल ब्रैकेट के बाहर वाले लिगेंड के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, CO Br NH3 का होल 5 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज और SO4, ये कंपाउंड ए है। क्लियर? सुन रहे हो बेटा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जो बाहर का SO4 है वो अंदर कर दीजिए और अंदर का Br बाहर कर दीजिए, तो कंपाउंड बी बन जाएगा CO SO4 NH3 का होल 5 और बाहर Br हो गया। ये बात आई समझ में बेटा कि नहीं? हाँ सर। तो ये दोनों आयो कंपाउंड ए कॉम्प्लेक्स कैटायन बनेगा और ये Br सिंपल एनायन बनेगा। तो जो आयन बन रहे हैं कैटायन एनायन वो डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पर SO4 आ रहा है आयन, यहाँ पर Br आ रहा है, इसलिए दीज आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म ऑफ ईच अदर, बिकॉज ये आयंस अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए इसको आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये बात आई समझ बेटा? दोनों का कलर अलग अलग होगा, रेड कलर का होगा, ये वायलेट रेड कलर का, दोनों में कलर डिफरेंस भी होगा। तो कैपिटल ब्रैकेट के बाहर वाले आयंस को अंदर वाले लिगेंड के साथ एक्सचेंज कर देना, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर कि नहीं? समझ में आया? हाँ सर। सेकंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। ये रफ कर देता हूं और देखिए जरा ध्यान से। जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, जैसा कि वाटर से समझ में आता है, हाइड्रेट मतलब वाटर है ना, H2O। ये आइसोमेरिज्म पूरी तरीके से H2O से रिलेटेड है। H2O acts as a two type. One is the use as a ligand, जब ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर यूज किया जाएगा एक्ट्स एज ए लिगैंड। जब यही H2O कैपिटल ब्रैकेट के बाहर यूज किया जाएगा तो एक्ट एज ए वाटर क्रिस्टलाइजेशन। कैपिटल ब्रैकेट के बाहर H2O यूज हो रहा तो इट्स कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन, और जब ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर यूज होगा तो इट इज कॉल्ड लिगैंड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, Cr H2O का होल 6 Cl3, Cr H2O का होल 6 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज Cl3। ये बात आई समझ में सभी को? ये फर्स्ट कंपाउंड, और हम आपको बता रहे हैं वैसा आप लिखते जाइए, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। इसका दूसरा एक हम कंपाउंड बनाएंगे, Cl अंदर कर देंगे, H2O बाहर कर देंगे। देखिए H2O अंदर से बाहर आ रहा है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं है, ये क्या है? ये है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। यहाँ पर H2O कैपिटल ब्रैकेट से बाहर आ रहा है। अभी ये 6H2O एक्ट्स एज ए लिगैंड, 6H2O एक्ट्स एज ए लिगैंड। दूसरा एक लिखते हैं, Cr H2O का होल 5 और एक Cl अंदर कर दिया
और एक H2O बाहर और Cl2 Cl। यहाँ पर 5H2O acts as a ligand and 1H2O acts as a water of crystallization। क्लियर? H2O को Cl के साथ एक्सचेंज किया है। दूसरा एक और कंपाउंड बना देंगे हम लोग, CrH2O का होल 4 और एक Cl और अंदर डाल देंगे तो Cl2, और यहाँ पर 2 H2O बाहर आ जाएंगे और एक Cl बाहर रहेगा। H2O acts as a ligand, acts as a water of crystallization। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड बनाएंगे CrH2O का होल 3 और Cl3 और बाहर 3H2O। बाहर 3H2O, कोई भी Cl बाहर नहीं बचेगा। ये बात आई समझ में? H2O को हमने Cl के साथ एक्सचेंज किया है, अंदर बाहर किया है। यहाँ पर 3H2O acts as a water of crystallization और 3H2O acts as a ligand। 2H2O acts as a water of crystallization, 4H2O acts as a ligand, 1H2O acts as a water of crystallization और 5H2O acts as a ligand। यहाँ पर all 6H2O acts as a ligand, no water of crystallization। ये बात आई समझ में बेटा? अब देखिए इनकी रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 से करवाते हैं। कंसंट्रेट H2 इन चारों की रिएक्शन कराते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है? ये का काम करता है। कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है? डिहाइड्रेशन का काम करता है। ये बात आ रही बेटा समझ में? तो यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे फर्स्ट वाले कंपाउंड में, तो नो H2O इज रिलीज्ड। यहां पर कोई H2O बाहर नहीं निकलेगा। नो H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, नो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज्ड। ये बात आई? बात समझ में? लिख लेना आप अच्छे से पूरा। नो H2 मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, क्योंकि कैपिटल ब्रैकेट के बाहर है नहीं। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का H2O होता है वही कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करके डिहाइड्रेट होकर बाहर निकलता है। जो अंदर होता है वो तो लिगेंड होता है, वो बाहर नहीं निकलता। इसलिए यहाँ पर जब कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो 1H2O इज रिलीज्ड। ये बात आई समझ में आपको? इस कंपाउंड की जब कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो 2H2O मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। इसमें जब H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे इस कंपाउंड की तो 3H2O वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। ये बात आई समझ में? कितने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं H2SO4 से रिएक्शन करवाने पे? जो कैपिटल ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं। क्लियर? इस हेडिंग से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं हाइड्रेट आइसोमरेज से, और वो इधर जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं यहाँ से आए हैं। कम से कम 4-5 क्वेश्चन यहाँ से अभी तक आ चुके हैं आईटी मेडिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यही कंपाउंड की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं AgNO3, किससे कराते हैं? AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैपिटल ब्रैकेट के बाहर Cl होंगे वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl प्रेसिपिटेट बना देंगे। क्या बनाएंगे? AgCl। तो ध्यान दीजिए यहाँ कैपिटल ब्रैकेट के बाहर कितने लगे हैं? 3 Cl हैं, तो यहाँ पर 3 AgCl व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट में 3 मोल AgCl रिलीज होंगे। समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। हाँ, 3 AgCl मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, इस कंपाउंड का 1 मोल कितने मोल AgNO3 रिक्वायर्ड होगा? आप बताएंगे? जल्दी सभी लोग बताइए, इस कंपाउंड का 1 मोल कितने
AgNO3 रिक्वायर्ड, कैपिटल ब्रैकेट के बाद 3 Cl प्रेसिपिटेट करने के लिए 3 Ag चाहिए, तो 3 मोल ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड। ये बात आई समझ में? क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है AgNO3 का 1 मोल और इस कंपाउंड के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे प्रेसिपिटेट AgCl, बताइए। क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना। क्या? क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना। हाँ, AgNO3 का 1 मोल लिया जा रहा है, इस कंपाउंड के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे AgCl प्रेसिपिटेट बनाने के लिए? 1/3 मोल। बात आ रही समझ में? आप समझिए, इसमें 3 Cl बाहर लगे हुए हैं, इसका 1 मोल लेंगे तो AgNO3 के 3 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। आ रही बात समझ में? 3 AgCl बनेगा। अगर इसका 1 मोल लिया तो इसका 1/3 मोल रिक्वायर्ड होगा इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का 1/3 मोल रिक्वायर्ड होगा। ये बात आई समझ में सभी को कि नहीं? यही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। AgNO3 से रिएक्शन होने पर Cl2 जो क्लोरीन बाहर लगा हुआ कैपिटल ब्रैकेट के, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट। कितना प्रेसिपिटेट बनेगा? 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा। अब देखिए, इस कंपाउंड का 1 मोल AgNO3 के 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे टू प्रेसिपिटेट 2 मोल AgCl, क्योंकि यहाँ कैपिटल ब्रैकेट के बाद 2 Cl है, तो AgNO3 के 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे। आ रही बात समझ में? अगर पूछा जाए AgNO3 का 1 मोल लिया गया तो इस कंपाउंड होंगे हाफ मोल। आ रही बात समझ में? अब यहां पर देखिए, ये 1 मोल ही AgCl प्रेसिपिटेट होगा, 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि इसका 1 मोल और 1 मोल AgCl यहाँ कैपिटल लगा है। इसका 1 मोल लेंगे तो इसका भी 1 मोल लगाना पड़ेगा, इसका 1 मोल लेंगे तो इसका भी 1 मोल, ओवरऑल 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। क्लियर? यहाँ पर इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नो AgCl प्रेसिपिटेट, नो AgCl PPT, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आएगा ABCD, ये 4 ऑप्शन हो गए। देखिए ध्यान से बेटा, ये 4 ऑप्शन हो गए। पूछ लिया जाएगा कौन सा कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कौन सा कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बताइए। डी वाला नहीं करेगा, क्योंकि वहां कैपिटल ब्रैकेट के बाहर Cl नहीं लगे हुए हैं, कैपिटल ब्रैकेट के बाहर Cl नहीं है। तो डी कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सेकंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? ए वाला कंपाउंड कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा। इनमें से ये चारों ऑप्शन दे दिए, इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए AgNO3 से रिएक्शन करवाई जा रही है। सबसे ज्यादा मोल AgNO3 के किसमें रिक्वायर्ड है? ए वाले में। जितने कैपिटल ब्रैकेट के बाद Cl है उतने ज्यादा AgNO3 रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, जितने हम आपको बता रहे हैं यही क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन,
ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनकी रिएक्शन equimolar mixture of AgNO3 required to precipitate equimolar mixture of AgNO3 is required. बताइए इसमें AgNO3 के इक्वल मोल यूज किए जा रहे हो। सी ऑप्शन में इसका एक मोल लेंगे और AgNO3 का भी एक ही मोल लेंगे, क्योंकि यह Cl एक ही है कैपिटल ब्रैकेट के बाद। ये बात आ रही समझ में? दोनों का एक एक मोल 1:1 का रेशियो यहां पर लगेगा। क्लियर? यहाँ पर 3:1 का रेशियो, यहाँ पर 2:1 का रेशियो, यहाँ पर 1:1 का रेशियो। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई डाउट किसी को? अच्छे से नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से नोट करिए सभी लोग, अच्छे से नोट करिए। नोट कर लिया बेटा सभी ने? नोट किया? बोलिए, नोट किया? क्या बोल रहा? सेकंड देखिए, साल्ट आइसोमेरिज्म, ये यार लिंकेज आइसोमेरिज्म, अरे देखिए साल्ट और लिंकेज आइसोमेरिज्म को 120 ना नहीं भाई, साल्ट और लिंकेज आइसोमेरिज्म में हमने आपको एक टाइप ऑफ लिगेंड सिखा रहे थे। उस समय हमने आपको सिखाया था लिगेंड, तो एक एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में बताया था बेटा। एग्जाम्पल भी दिया था, क्रो का एग्जाम्पल दिया था, याद आ रहा है? ये बैंक का शेयर हो जाए। और बताया था कि क्रो में 2 आंखें होती है, लेकिन एट ए टाइम पे वो सिर्फ एक ही आंख का यूज कर सकता है। तो वसूल कर देंगे 10,000 रुपए। हाँ सर। डायलॉग बोलो क्या अभी? तो यहाँ पर लिंकेज या साल्ट लाइक आइसोमेरिज्म में एम्बिडेंटेड लिगेंड लगा होगा तो आप समझ जाइए कि ये साल्ट या लिंकेज आइसोमेरिज्म है। कौन सा लिगेंड लगा हो? एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो हम इस वाले क्वेश्चन को जरा रफ करते हैं, स्पेस कम है। ठीक है, क्लियर? ये सभी ने नोट किया ना? CONO2 NH3 का होल 5, CONO2 NH3 का होल 5 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड और Cl2। देखिए ये कंपाउंड है। यहां पर देखिए आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पर NO2 कैसा है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है कि नहीं? NO2 कैसा है? एम्बिडेंटेड लिगेंड, और ये बॉन्ड बना रहा है N से। इसी का दूसरा कंपाउंड हम बना देंगे CONO। ये बात आ रही समझ में? अभी ये बॉन्ड O से बना रहा है। बना रहा है O से। ये दोनों क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है। यहाँ NO2 ये भी है, NO2 ये भी है। ये O से बॉन्ड बना रहा है, ये N से बना रहा है, इसलिए ये दोनों लिंकेज आइसोमेरिज्म है। A और B आर द लिंकेज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आ रही बेटा बात समझ में? जब भी एम्बिडेंटेड लिगेंड यूज हो रहा हो तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है।
नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग डालिए पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ हेडिंग डालिए पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये वाला फोर्थ हेडिंग डालिए पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। डाला सभी ने? और आज का लेक्चर अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म करवाएंगे।